गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 में विषय पर्यावरण में पढ़ने जा रहे हैं कहाँ से पानी। यह आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है बच्चों। तो अगर देखो मान लो बच्चों हमें पानी नहीं मिलता है तो हम कितने व्यथित हो जाते हैं। मतलब हमें जब प्यास लगती है तो हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? पानी की। और अगर मान लीजिए बच्चों हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ही निढाल हो जाते हैं। मतलब पानी हमारी सबसे जरूरी आवश्यकता है हमारे जीवन की। ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पानी हमें कहाँ से मिलता है। तो इसका नाम इसीलिए दिया गया है कहाँ से पानी। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों आपने देखा होगा हमने नल जिससे हमें पानी मिलता है, नलों से मिलता है, टंकी, हैंडपंप, इन सब किस स्रोतों से पानी मिल रहा है? ट्यूबवेल, आदि देखें। ये सब चीजें बच्चों हमने देखी है ना। नल भी देखा है, टंकी भी देखी है, हैंडपंप भी देखा है, ट्यूबवेल भी देखा है। ये सब चीजें हमने देखी है। अब मान लीजिए अभी हम सोचते हैं कि इस सब में पानी कहाँ से आता होगा। नल में कहाँ से पानी आता होगा, हैंडपंप में, ट्यूबवेल में, ये सब हम सोचते हैं कि इनमें कहाँ से पानी आता होगा। पहले हम कुएं से, बावड़ी से, तालाब से, नदी झील आदि से पानी लाते थे। ना पानी लाते थे। आपने देखा होगा बच्चों पहले हम क्या करते थे? कुएं से, बावड़ी से, तालाब से, नदी से, झील से, यहाँ से क्या लाते थे? पानी लाते थे। ठीक है, पानी लाते थे। आजकल शहरों में घर में नल लगे हैं। आजकल शहरों में नल लगे हैं। पहले बेटा गांव में क्या होता था? बहुत दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था। जो महिलाएं और पुरुष होते हैं वो सर के ऊपर पानी रख करके मीलों दूर पैदल करके पानी लेकर के आती थी। आजकल देखो शहरों में नल लगे, लेकिन साथ ही साथ आज गाँव में भी नल की व्यवस्था हो गई है। वहाँ भी जो पानी आता है वो नलों के द्वारा आता है। अब हमें पानी के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ता है। पहले क्या होता था? बहुत ज्यादा किलोमीटरों तक चल चल के हम क्या लेके आते थे? पानी भर भर के लाते थे, लेकिन फिर भी उससे हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है? शहरों में भी और गाँव में भी क्या लग गए हैं? नल। गाँव में भी चलता है, पानी की टंकियां लगती हैं, और गाँव में भी जलदाय विभाग की क्या बनी हुई है बच्चों? टंकियां बनी हैं। टंकियां बनी है, जलदाय विभाग की टंकियां बनी है और उसके पास नल लगे हैं। और उसके पास नल लगे हैं। उसके पास क्या लगे हुए हैं? नल भी
लगे हुए हैं, जलदाय विभाग की टंकियां भी बनी हुई है और उसके पास नल भी लगे हुए हैं। कई कई हैंडपंप भी लगे हैं, कई कई गांव में हैंडपंप भी लगे हुए हैं। ठीक है ना बच्चों, तो क्या है, जलदाय विभाग की टंकियां भी लगी हुई है और हैंडपंप भी लगे हुए हैं। तो ये सब क्या है, जल के स्रोत है, मतलब हमें इनसे जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। हम इनके द्वारा जल की प्राप्ति करते हैं, इन सब स्रोतों के माध्यम से। अब हम आगे देखेंगे, अब देखो बच्चे, जहां पर क्या होती है, पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है। ये सब तो क्या पढ़ लिया हमने, जल के स्रोत पढ़ लिए। लेकिन कई जगह ऐसी है या कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, जैसे कि राजस्थान। जैसे कि राजस्थान आपने देखा होगा कि जो राजस्थान है वहाँ पर वर्षा का जो स्तर है बहुत कम है, मतलब वर्षा कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि राजस्थान में क्या है बेटा, रेगिस्तान है। क्या है, रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पर वर्षा का जो जल स्तर है वो भी क्या होता है, कम होता है। राजस्थान में जल की महत्ता को समझते हुए देखो बच्चों, राजस्थान में जल की महत्ता को समझते हुए, महत्ता यानी महत्व को समझते हुए क्या किया गया, राजा महाराजाओं और जनमान्य ने, राजा महाराजा और जनमान्य, राजा महाराजाओं और जन सामान्य ने, जो जन सामान्य लोग हैं उन्होंने, जन सामान्य लोगों ने क्या किया, राजा महाराजाओं ने और जन सामान्य लोगों ने मिलकर जल संग्रह, मिलकर जल संग्रह, मिलकर जल संग्रह के लिए किसकी स्थापना की, समृद्ध तंत्र विकसित किए, समृद्ध तंत्र विकसित किए, समृद्ध तंत्र विकसित किए थे, जिससे एक या एक से अधिक, जिससे बच्चों, जिससे एक या एक से अधिक तालाब नहरों से एक या एक से अधिक तालाब नहरों से द्वारा जुड़ आपस में एक या एक से अधिक तालाब नहरों से आपस में जुड़े। जो तालाब होता है उनको किससे जोड़ दिया उन्होंने, नहरों से जोड़ दिया। किसने, राजा महाराजाओं ने संघर्ष बनवाया। एक एक कर सभी तालाब, एक एक कर सभी तालाब वर्षा के जल से, वर्षा
जल से क्या होते गए, भरते उसके बाद उस स्थान से पानी बाहर निकलता, पानी बाहर निकलता था। ठीक है, उस स्थान से पानी बाहर निकलता। इसी तरह घरों में भी वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। इसी तरह क्या करते थे, जो वर्षा का जल आता था उसको घरों में भी संग्रहित किया जाता था। तो राजस्थान में देखो बच्चे, जल की महत्ता को समझते हैं। यहाँ के जो राजा थे, महाराजा थे, जन सामान्य थे, उन्होंने मिलकर के जल संग्रहण के लिए समृद्ध तंत्र की स्थापना की या उनको विकसित किया, जिससे एक या एक से अधिक तालाब नहरों से जोड़ दिए जाते थे। और जब वर्षा का जल आता था तो एक एक करके सभी तालाब वर्षा जल में भरते और उसके बाद उस स्थान से पानी बाहर निकलता। इसी तरह के घरों में भी वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। इसी तरह से क्या किया जाता था, वर्षा जल को घरों में संग्रहित किया जाता था। उसका जो फार्मूला बनाया गया है वो इस प्रकार से बनाया गया है। देखो मैं आपको बता दूं वर्षा जल संग्रहण कैसे किया जाता था घरों में। इसके लिए क्या बनाया जाता था, रूफ टॉप जल स्रोत की स्थापना की गई थी। रूफ टॉप जल स्रोत की स्थापना की गई थी, यानी वर्षा का जल ऊपर गिरता था आकर के कहाँ पर, छतों पर। ठीक है, देखिए बच्चों ये चित्र के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। इस तरह से ठीक है, ये वर्षा जल है, ये इस पर गिर रहा है और यहाँ पर इस तरह से ठीक है ये बना दिया गया है। और ये देखो इस तरह से जो पाइप है ये जा रहा है और यहाँ जाकर के जल का क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से रूफटॉप जल स्रोत बनाया जाता था, यानी कि पानी छत के ऊपर आया, छत के ऊपर आने के बाद में कहाँ गया, नालों में गया। ठीक है, नालों से पाइप के माध्यम से कहाँ पर चला जाता है, फिल्टर लगा दिया जाता था और फिर पानी को स्टोर कर दिया जाता था। तो इसको रूफटॉप जल की विधि भी कहते हैं, यानी कि जो वर्षा का जल है उसको किस प्रकार से स्टोर किया जाता था, यानी इसको जमा किया जाता था। तो इस चित्र के माध्यम से हमें पता चलता है कि वर्षा का जल संग्रहण राजस्थान में किस तरह से होता है। जैसलमेर, बाड़मेर ऐसे इलाकों में इस तरह के रूफटॉप जल स्रोत बनाए गए हैं ताकि वहां पर पानी की कमी ना रहे। समझ रहे हैं बच्चों? इसके बाद में देखेंगे आजकल देखो ऐसा नहीं है कि जो पानी है हमारे टंकी में आ रहा है, टंकी से नलों में आ रहा है, वो पानी कहाँ से आ रहा है, जो हमारे टंकी में होता है। पानी की जो टंकी होती है जहाँ से हमारे नलों में जो जल वितरित होता है वो कहाँ से आजकल हमको दिया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। आजकल झीलों तालाबों का पानी, झीलों तालाबों का पानी फिल्टर करके देखो बच्चों क्या करके फिल्टर करके क्या किया जाता है, नदियों क्या करते हैं कि फिल्टर कर लिया जाता है और फिल्टर करने के बाद में पाइपलाइन से घरों तक पहुंचाया जाता है। फिल्टर करके पाइपलाइन के द्वारा
घरों तक पहुंचाया जाता है। घरों तक क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है फिल्टर करके। ठीक है, क्या करते हैं? झीलों और तालाबों के पानी को फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके पाइपलाइन के द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के कई तरीके हमने देखे हैं। देखो, पीने के पानी को शुद्ध करने के कई तरीके हमने देखे हैं। पीने के पानी के जो शुद्ध करने के तरीके होते हैं वो हमने देखे हैं। किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? कपड़े से छानकर, कपड़े से छानते हैं जल को, हाँ, उबालकर, जब पानी उबल जाता है तो भी क्या हो जाता है बच्चों? शुद्ध हो जाता है। उबालकर और मशीनों के द्वारा फिल्टर करकर, मशीनों के द्वारा फिल्टर कर पानी को शुद्ध किया जाता है। कई लोग दवा भी डालते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। पानी को शुद्ध किया जाता है। घरों में आरओ लगाए जाते हैं ना बच्चों, तो वो क्यों लगाया जाता है? ताकि पानी क्या हो सके? शुद्ध हो। तो हमारे घरों में क्या लगाई जाती है? आरओ मशीन लगाई जाती है, जिसके द्वारा हमारा पानी क्या होता है? फिल्टर होता है। नहीं तो हम क्या करते हैं? उबाल भी सकते हैं, कपड़े से छान भी सकते हैं। और कई लोग तो पानी में क्या डालते हैं? दवाइयाँ भी डालते हैं, जिससे भी पानी को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह हम पानी को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं और स्वच्छ पानी पीने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। पानी अगर हम स्वच्छ पिएंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर हम जल को, अशुद्ध जल को पिएंगे तो हमें कई प्रकार की क्या हो जाती है बच्चों? बीमारी हो जाती है। अब आगे हम देखने जा रहे हैं कलात्मक जल स्रोत। देखो, आपने सुना होगा प्राचीन समय में जल के लिए कई स्रोत बनाए जाते थे, जैसे कि कुएं, बावड़ियां। अब जो बावड़ियां होती थी वो कई कलात्मक रूप से बनाई जाती थी। बावड़ियों में क्या बनी होती थी बेटा? सीढ़ियां बनी होती थी। कुएं गोल होते हैं, बावड़ियां चौकोर होती है, और बावड़ियों में उतरने के लिए क्या बनाई जाती थी? सीढ़ियां भी बनाई जाती थी। जो बावड़ियां होती थी उनमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। अब आता है कलात्मक जल स्रोत। कलात्मक जल स्रोत, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कलात्मक जल स्रोत लंबे समय से कुएं तथा क्या? बावड़ियां, कुएं तथा बावड़ियां राजस्थान में पेयजल तथा सिंचाई के स्रोत रहे हैं। सिंचाई के स्रोत रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में लंबे समय तक कुएं और बावड़ियां सिंचाई के स्रोत रहे, क्योंकि पहले यहाँ पर सिंचाई के कोई स्रोत नहीं थे, इसलिए कुओं और बावड़ियों के द्वारा ही राजस्थान में क्या की जाती थी? सिंचाई
की जाती थी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। पेयजल यानी पानी के लिए भी, मैंने आपको पहले बताया था कि पानी के लिए भी बहुत मीलों दूर चल के कुओं से पानी लेके आते थे, बावड़ियों से पानी लेके आते थे पीने के लिए। तो इस प्रकार से सिंचाई के और पेयजल की क्या रहे हैं, स्रोत रहे हैं। विशेषकर बावड़ी में, बावड़ी में क्या बनी होती थी, पानी तक पहुंचने के लिए, पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनी होती थी। चारों तरफ क्या बनी होती थी, सीढ़ियां बनी होती थी। बनी होती थी और बीच में क्या होता था, पानी भरा रहता था। जैसे मान लीजिए चौकोर है, यहाँ पर क्या बनी होती थी, चारों तरफ ये इस तरह से सीढ़ियां बनी होती थी और यहाँ पर क्या होता था, पानी भरा हुआ रहता था। तो इस प्रकार से चारों तरफ सीढ़ियां बनी होती थी और बीच में पानी भरा रहता था। सीढ़ियां बनती थी। बावड़ियां जल स्रोत के साथ साथ, जल स्रोत के साथ साथ, जल के स्रोत तो थी और साथ ही साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरत को भी पूरा करती थी। साथ साथ लोगों की धार्मिक तथा सामाजिक जरूरत को भी, सामाजिक जरूरत को भी पूरा करती थी, पूरा करती थी। धार्मिक और सामाजिक जरूरत को भी क्या करती थी बच्चों, पूरा करती थी। मतलब पेयजल का स्रोत थी और प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करती थी। प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करती थी। समझ में आया बच्चों? तो जो राजस्थान में कुएं और बावड़ियां बनाई जाती थी वो क्या थे, पेयजल और सिंचाई के स्रोत भी थे। विशेषकर जो बावड़ी हुआ करती थी उसमें पानी तक पहुंचने के लिए बावड़ी के चारों ओर सीढ़ियां बनाई जाती थी। अब ये जो बच्चों बावड़ियां थी वो जल का स्रोत तो थी, यानी कि जल तो प्राप्त हो ही रहा था, साथ ही साथ धार्मिक और सामाजिक स्रोत भी कहलाती थी। मतलब धार्मिक रूप से ऐसे कि यहाँ पर पूजा पाठ भी कर सकते थे बैठ के, और सामाजिक रूप से मतलब एक प्रतिष्ठा का चिन्ह भी मानी जाती थी, और साथ ही साथ ये क्या करती थी, प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करती थी कि ये हमारे क्या है, प्राचीन कला में इस तरह की बावड़ियां बनाई जाती थी। मतलब इस तरह के स्रोत हुआ करते थे जो हमें क्या देते थे, पानी देते थे। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? फिर आगे हम देखेंगे। अब देखो बावड़ियां भी कई तरह की थी और कई जगह पर स्थित थी। इसको तीर्थ स्थल भी कई जगह पर इनको तीर्थ स्थलों की संज्ञा दी गई है। मतलब कई जगह इनको तीर्थ स्थल भी माना गया है। इनको बावड़ियों को ये क्या है, तीर्थ के समान कार्य करती है। लोग कहते थे कि यहाँ जाएंगे तो हम एक तरह से तीर्थ स्थल पर ही जा रहे हैं बावड़ियों के लिए। तो बच्चे देखो रामदेवरा की पर्चा बावड़ी। रामदेवरा में कौन सी बावड़ी है? अब बावड़ी के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी बावड़ियां कहाँ पर भी है। रामदेवरा, रामदेवरा, रामदेवरा में कौन सी बावड़ी है? पर्चा बावड़ी, पर्चा बावड़ी है रामदेवरा में। नंबर 1। नंबर 2
कौन सी है? जालोर की खिन्नी बावड़ी। जालोर में कौन सी बावड़ी है? खिन्नी, खिन्नी बावड़ी है, ठीक है। और आभा नेवी की चांद बावड़ी, आभा नेवी, ये दोसा से आ गए बच्चों। आभा नेवी की, आभा नेवी में कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी, चांद बावड़ी, ठीक है। इनको भी लिखना है आपको कॉपी के अंदर, चांद बावड़ी है। और उसके बाद में ओसिया, भीलमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, नीलराना आदि जगहों पर भी कई बावड़ियां बहुत पुरानी है। यहाँ पर भी क्या बनी हुई है? बावड़ियां बनी हुई है। कहाँ कहाँ बनी हुई है बच्चों? देखो, आमेर में, ओसिया में, भीलमाल में, बूंदी में, ठीक है, खेतड़ी में, नीलराना में, यहाँ भी क्या है? बावड़ियां बनी हुई है। तो यहाँ पर भी क्या बनाई जाती थी? बावड़ियां बनाई जाती थी। अब जो रामदेवरा के पर्चा बावड़ी है ना बच्चों, इसके जल को लोग क्या मानते थे? पवित्र जल मानते थे। जो रामदेवरा की पर्चा बावड़ी है, इसको, इसका जो पानी था उसको क्या माना जाता था? पवित्र जल माना जाता था। तो कहानी के हिसाब से भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो रामदेवरा में आने वाले, रामदेवरा में आने वाले तीर्थ यात्री पर्चा बावड़ी के जल को पवित्र जल मानते थे। कैसा जल मानते थे? पवित्र जल मानते थे और अपने साथ ले जाते थे, और अपने साथ ले जाते थे। झुंझुनू की मेड़तली बावड़ी, झुंझुनू की मेड़तली बावड़ी कलात्मक बावड़ी है, और 150 फीट गहरी है। 150 फीट गहरी है। कितने फीट गहरी है बच्चों? 150 फीट गहरी है और कलात्मक बावड़ी है, मतलब इसके ऊपर कला का सुंदर कलात्मक बावड़ी है, ठीक है। और आपने देखा होगा इनमें जो कुएं होते हैं वो गोल होते हैं, कुओं से जो कुएं होते हैं इनमें पक्की दीवारें होती है, ठीक है। कैसी दीवारें होती है? पक्की दीवारें होती है। और साथ ही साथ में क्या होता है? जो कुएं होते हैं वो गोलाकार होते हैं, इनकी दीवारें पक्की होती है और पानी का यानी पेयजल का बहुत ही अच्छा स्रोत है। कई जगह तो कलात्मक कुएं भी होते हैं, मतलब कला की दृष्टि से भी बहुत सुंदर कुएं बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर छतरियां भी बनी होती है कई कुओं के ऊपर, ठीक है। और खेलियां, कुंडियां ये भी बनाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे बड़े बांध। बड़े बांधों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बड़े बांध, जो बांध बनाए जाते हैं बच्चों, वो पानी के लिए भी बनाए जाते हैं, मतलब जिससे कि पानी की जरूरत पूरी हो सके। और जो बांध बनाए जाते हैं किसके ऊपर बनाए जाते हैं? नदियों पर बनाए जाते हैं। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए, समय के साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए
जनसंख्या के लिए पानी की आवश्यकता पूर्ति हेतु पानी की आवश्यकता पूर्ति हेतु नदियों पर बड़े बांध बनाए जाने लगे। बड़े बांध बनाए जाने लगे। इससे क्या होगी? पानी की आपूर्ति पूरी होगी। इसलिए क्या बनाए जाने लगे? बड़े बांध बनाए जाने लगे। जैसे बांसवाड़ा में माही नदी पर, जैसे बांसवाड़ा में माही नदी पर ठीक है, माही नदी पर बांध बनाया गया। कोटा में चंबल नदी पर, कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाया गया है। ठीक है, कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाया गया है और ये विद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई और पेयजल के भी काम आते हैं। ये विद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई के भी काम आते हैं। यानी इससे विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है बांधों से और सिंचाई के काम में भी आते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने देखा कि किस प्रकार से बांधों का उपयोग हुआ, कुएं बावड़ियों का उपयोग हुआ और किन किन स्रोतों से हमें जल की प्राप्ति हुई, कहाँ से हमें पानी मिला। और बावड़ियों के बारे में हमने एक विशेष बात ये भी पढ़ी कि बावड़ियां कलात्मक भी होती है, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी क्या होती है? पूज्य होती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि पानी कहाँ से आता है। अब जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे ना बच्चों, तो उसमें देखेंगे कि विद्युत का उत्पादन बांधों से किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का चैप्टर पूरा हो गया, कहाँ से पानी, इसको आपको पढ़ना है और इनके प्रश्नों के उत्तरों को भी आपको करना है। धन्यवाद बच्चों।